Assalamualaikum everyone. I hope आप सब खैरियत से होंगे. This is the recorded version of the demo class I conducted recently for ICSB preparation. And a lot of important concepts regarding psychology, GTO and Deputy President dimensions and overall ICSB understanding were discussed during this session. Many candidates requested the recording, so I decided to upload it here on YouTube so more aspirants can benefit from it. And I hope this session helps you understand ICSB in a more practical and clear way. So watch it with full focus and try to understand the logic behind every point discussed. So let's start the lecture. So first of all, I warmly welcome all of you to this ICSB guidance session. और इससे पहले कि हम असल प्रिपरेशन की तरफ जाएं, मुझे अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करने की इजाज़त दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस का अंदाज़ा हो सके. My name is Mohammad Hamza and I will be guiding and mentoring you throughout this ICSB preparation session. I am a former member of the Pakistan Navy and later, Alhamdulillah, I got recommended for PMA 155 long course. और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉइनिंग लेटर की भी कॉल रिसीव हुई थी. मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि असल गेम फिर मेरिट लिस्ट में नाम आने की भी होती है, तो उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह कॉल आई थी. बट आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन मैंने PMA ज्वाइन नहीं ज्वाइन किया क्योंकि मेरे पास और करियर ऑप्शंस थे जिनमें MBBS और लॉ, तो मैंने उनमें MBBS चूज़ किया. एंड करंटली आई एम वेटिंग फॉर माई स्टडी वीज़ा. And alongside that, I wanted to use my experience to guide serious ICSB aspirants जो कि proper ICSB guidance की तलाश में. And I hope this session will be beneficial for all of you इंशाल्लाह. अब मैं आप लोगों को अपना रिकमेंडेशन लेटर दिखाऊंगा. तो ये मेरा रिकमेंडेशन लेटर आप लोग देख सकते हैं और ये मेरा नाम लिखा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है, मोहम्मद हमज़ा. और ये मार्च 2025 में मेरा ICSB था. ये मेरा कोर्स नंबर है 155 PMA लॉन्ग कोर्स. और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस रिकमेंडेशन लेटर शो करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जिस प्रोसेस की गाइडेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ मैं ख़ुद उस प्रोसेस से गुज़र चुका हूँ. और इसके अलावा इस रिकमेंडेशन लेटर शो करने का मकसद ये भी है कि हम देखते होते हैं काफ़ी सोशल मीडिया पेजेस रन हो रहे होते हैं, ऑनलाइन एकेडमीज़ वगैरह, तो उनके पीछे उनके हैंडलर्स का नहीं पता होता कि कौन पीछे बैठा हुआ है. बाज़ औक़ात ऐसे लोग चैनल्स को रन कर रहे होते हैं जिन्होंने ख़ुद कभी इनिशियल टेस्ट भी नहीं दिया होता. तो अब मैं जो आप लोगों को गाइडेंस दूंगा वो अनरियलिस्टिक या सुनी सुनाई बातों की गाइडेंस नहीं होगी, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर मैं आप लोगों को गाइड करूँगा. अच्छा, इस स्लाइड बनाने का मकसद ये था, अगर आप लोग ये स्लाइड देखें, कि मैं भी किसी वक्त ICSB की प्रिपरेशन कर रहा था. आप लोगों की तरह मैं भी एक एस्पायरेंट था ICSB का, और मेरे जहन में भी यही क्वेश्चन हर वक्त घूम रहे होते थे कि ICSB की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करें, और ICSB में आखिरकार कैंडिडेट में देखती क्या है जिस बेसिस पे कैंडिडेट को रिकमेंड या नॉट रिकमेंड कर दिया जाता है. एंड मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी आप लोगों में से जो कोई भी मुझे सुन रहा है उन सब के जहन में ये सवालात ज़रूर होंगे. तो आज का सेशन इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि मैं आप लोगों को इन सवालात की भी जवाब दे सकूं. और इसके अलावा अगर हम इस सेशन के पर्पज़ की बात करें तो वो ये भी है कि मैं आप लोगों को ICSB के सिलेक्शन सिस्टम के बारे में समझा सकूं कि हाउ इट वर्क्स. और इसके बाद मैं कुछ कॉमन मिथ्स पे बात करूंगा जो कि हमारी आवाम में बहुत मशहूर है, और उन कॉमन मिथ्स के बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात करूंगा. इसके अलावा मैं आप लोगों को एक क्लियर पाथ बताऊंगा ICSB में कामयाब होने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा एक्सक्यूज़ मी. अब मैं आप लोगों को ऑफिसर सिलेक्शन स्टेजेस के बारे में ब्रीफली बताऊंगा
क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि इसके सिलेक्शन स्टेजेस भी होते हैं। तो पहले स्टेज आपका रिक्रूटमेंट स्टेज आता है। रिक्रूटमेंट स्टेज में आप जो है ना कोर्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। कोर्स रजिस्ट्रेशन के बाद आपके इनिशियल टेस्ट होते हैं। इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है, और इनिशियल मेडिकल क्लियर करने के बाद आपका इनिशियल फ़िज़िकल होता है। इनिशियल फ़िज़िकल के बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है। तो इनिशियल टेस्ट जब आप क्लियर कर लेते हैं सारे, आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, जो कि ICSB का स्टेज कहलाता है, ठीक है, ICSB का स्टेज। और इस ICSB के स्टेज में आपका ICSB के 4 सेंटर्स में से आपको कोई भी एक सेंटर दिया जाता है, और वहाँ पे आपका 4 से 5 डे का स्टे होता है और डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं। और जब आप ICSB को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका थर्ड स्टेज फिर फाइनल मेडिकल आता है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा याद करवाना चाहूँ, आप लोगों का एक मेडिकल इनिशियल स्टेज पे भी होता है रिक्रूटमेंट सेंटर में, वो हल्का और जेनेरिक सा होता है, लेकिन जो आपका फाइनल मेडिकल होता है वो डिटेल्ड मेडिकल होता है, ठीक है। जब आपका फाइनल मेडिकल भी क्लियर हो जाए, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है आपके कोर्स का, जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया होता है। और ये मेरिट लिस्ट GHQ में या एयर हेडकोार्टर्स में या फिर नेवल हेडकोार्टर्स में बनता है, जिस भी फोर्स के लिए आपने अप्लाई किया होता है, तो उसके हिसाब से अपने हेडकोार्टर में ये बनता है। और जब मेरिट लिस्ट बन जाता है तो उसमें जो कैंडिडेट्स मेरिट की क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, फाइनली वो सेलेक्ट हो जाते हैं और उनको अपनी अपनी एकेडमीज़ की जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी जाती है। और ICSB के सेंटर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ICSB के टोटल 4 सेंटर्स हैं। एक कोहाट में है, एक गुजरावाला, और तीसरा मलीर में, चौथा क्वेटा में। तो कोहाट का जो ICSB सेंटर है, इसमें KPK वालों को कॉल किया जाता है, लेकिन कभी कभार पिंडी और इस्लामाबाद वालों को भी कॉल कर लिया जाता है। इसके अलावा गुजरावाला पंजाब के लिए है, मलीर कराची सिंध के लिए, क्वेटा बलूचिस्तान के लिए, लेकिन कभी कभार कराची या फिर सिंध के कुछ एरियाज़ के कैंडिडेट्स को भी यहाँ बुला लिया जाता है, बट ज़रूरी भी नहीं है। और अब ICSB के स्केजुअल की अगर हम बात करें तो आपका ICSB जब होता है, हम चूँकि ये सेशन ICSB के लिए रख रहे हैं, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो कि इनिशियल स्टेज से गुजर चुके हैं, यानी कि रिक्रूटमेंट स्टेज से, और अभी ICSB के स्टेज में। तो मैं आप लोगों को ICSB के स्केजुअल में ब्रीफली बताना चाहूँगा। तो ICSB के स्केजुअल में आपका जो फ़र्स्ट डे आता है, ये मैंने एक सीन बनाया हुआ है। मेरा चूँकि गुजरावाला सेंटर था, तो मैंने वहाँ के अपने एक्सपीरियंस को जहन में रखते हुए ये पिक्चर जनरेट करवाई है, ठीक है। और इस मौके पे जब आप एक चेक पॉइंट क्रॉस कर लेते हैं गुजरावाला में, वहाँ पे आपके लिए इस तरह का इंतज़ाम किया गया होता है। तो इस मौके पे आपका ICSB का जो कॉल लेटर है वो वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आपका लगेज चेक किया जाता है। लगेज चेक होने के बाद आपका मोबाइल भी कलेक्ट हो जाता है, और फिर आप लोगों को ये जो बसेस नज़र आ रही हैं, इस तरफ बसेस आप लोगों के लिए खड़ी होती हैं, फिर आप लोगों को मेन सेंटर की तरफ रवाना कर दिया जाता है। अब मेन सेंटर जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, इस बारे में बात करते हैं। जिस तरह हमने बात की कि आपका ICSB का जो फर्स्ट डे है वो आपका अराइवल डे भी कहलाता है। तो जब आप सेंटर में अराइव हो जाते हैं, वहाँ पे आपको ये अभी जो मैं बातें करूँगा ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये रूटीन आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, वहाँ पे आपको इंडिविजुअल चेस्ट नंबर्स अलॉट होते हैं, ये जिस तरह आप देख रहे हैं ये कैंडिडेट, ठीक है। और इंडिविजुअल चेस्ट नंबर्स में आपकी सॉरी इस तरह चेस्ट नंबर आपका अलॉट हो जाता है, और उस चेस्ट नंबर में फिर आपकी इंडिविजुअल फ़ोटोग्राफ ले ली जाती है, ठीक है। लेकिन ये ये जो चेस्ट नंबर है ये अलॉट होने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है।
ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स पे आईएसएसबी के स्टैम्प्स भी लगते हैं। जब ये प्रोसेस हो जाए फिर आपको ये चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद आपकी पिक्चर ले ली जाती है इस तरह से। जब आपकी इस तरह इंडिविजुअल पिक्चर ले ली जाती है उसके बाद आपका फिर ग्रुप फ़ोटो ले लिया जाता है, क्योंकि आपके साथ और भी लड़के होते हैं। तो फिर बैच को डिवाइड करके वो अपने हिसाब से एक ग्रुप बनाते हैं। 9 कैंडिडेट्स का या 10 कैंडिडेट्स का आइडियल होता है। तो उस हिसाब से फिर वो आप लोगों की एक ग्रुप फ़ोटो ले लेते हैं। चेस्ट नंबर, पेन आप लोगों ने पहनने होते हैं, ठीक है। और ग्रुप फ़ोटो लेने के बाद आप लोगों की वेरियस फॉर्म फिलिंग होती है, ठीक है। और वेरियस फॉर्म फिलिंग में उसमें आपकी बायोडाटा फॉर्म वगैरह फिल करवाए जाते हैं, आपसे डिटेल्ड फॉर्म फिलिंग होती है। उसके बाद आपको एकोमोडेशन दे दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि आपसे हो सकता है कि फ़र्स्ट डे पे, अराइवल डे पे ऐसे भी लिखवा लिया जाए। ये बायोडाटा फॉर्म आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है। ये मैंने एक फ़ॉर्म इधर लगाई हुई है। ये तकरीबन 4-5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और काफ़ी डिटेल होते हैं। इसमें आपकी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, जिस तरह आपकी फ़ैमिली की डिटेल्स, आपका हाइट, वेट, आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर कोई हो, आपके नेम्स वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपके फादर्स की जॉब, प्रोफेशन वगैरह के बारे में, पेरेंट्स के, ठीक है। उसके बाद उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, ब्रदर्स के बारे में या सिस्टर्स के बारे में, फिर आपके रिलीजन के बारे में, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है उसके बारे में भी। इसके अलावा आपकी अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है उस बारे में भी आपसे पूछे जाता है। आप कभी हॉस्टल में रहे हो, नहीं रहे हो, तो उस बारे में भी आपसे पूछे जाता है। इसके अलावा आपसे कुछ मज़े के क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। और वो क्वेश्चंस हैं कि आप किस तरह की फ्रेंड्स पसंद करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, ठीक है। तो इस तरह के चंद क्वेश्चंस भी आपसे होते हैं। और यहाँ पे कैंडिडेट्स कुछ गलतियाँ करते हैं, फॉर्म को बहुत गंदा फेल करते हैं, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग नीट और लेजिबल होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स हॉबीज़, इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स, गेम्स वगैरह को मिक्स कर देते हैं। तो आपको चाहिए कि जब आप आईसीएसबी जाएँ तो उससे पहले हॉबीज़, इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स वगैरह गेम्स में फ़र्क करना सीखें आप, ताकि आपकी फॉर्म फिलिंग अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड डे की तरफ चलते हैं। एक्सक्यूज़ मी। आपका सेकेंड डे साइक डे, सेकेंड डे जो होता है वो साइक डे कहलाता है। और साइक डे में आपके साइक टेस्ट होते हैं। साइक टेस्ट में आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है, ऑफिसर पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ओपीआई जिसको हम कहते हैं, फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, फिर स्टोरीज़ राइटिंग, पिक्चर स्टोरीज़ और पॉइंटर स्टोरीज़ आपसे लिखवाई जाती हैं। फिर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, 5 सिचुएशंस आपको दिए गए होते हैं, जिसके लिए आपको टोटल 10 मिनट्स दिए गए होते हैं। हर सिचुएशन आपको 2 मिनट में करनी होती है। उसके बाद आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, ठीक है। एंड लाइफ इवेंट भी आपसे लिखवाया जाता है। अब थर्ड डे पे हम अगर जाएं, थर्ड डे आपका जीटीओ फर्स्ट डे कहलाता है, ठीक है। इसमें आपके जीटीओ के टास्क स्टार्ट हो जाते हैं। और उन टास्क में आपका पब्लिक स्पीकिंग का टास्क आ जाता है, जिसको हम लेक्चरेट भी कहते हैं। उसके बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसको हम मिलिट्री प्लानिंग कहते हैं, ये आपके इंडोर टास्क होते हैं, ठीक है। तो इंडोर टास्क होने के बाद आपके आउटडोर टास्क स्टार्ट हो जाते हैं। आउटडोर टास्क में प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आता है, सब ग्रुप रेस टास्क या फिर हाफ ग्रुप रेस टास्क, ठीक है। इसके अलावा पॉसिबल है कि क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी करवाई जाए आपकी थर्ड डे पे। अब जब ये सारे टास्क हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है। देखिए, मैंने कहा कुछ कैंडिडेट्स का, और उन कुछ कैंडिडेट्स में से किसी का डिप्टी का इंटरव्यू हो जाता है और किसी का साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू। ये मैंने पिक्चर्स आप लोगों के लिए बनवाई हुई है। ये तो वैसी बनवाई है मैंने, लेकिन जो इसकी एक्चुअल पिक्स हैं वो मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इस तरह आपकी पब्लिक स्पीकिंग होती है। आपकी मिलिट्री प्लानिंग आपसे इस तरह करवाई जाती है, ये जो आपको लड़का नज़र आ रहा है, ठीक है। मिलिट्री प्लानिंग के अपने स्टेजेस होते हैं, इस पर तो हम आगे जाके बात करेंगे हर टेस्ट पे। और जब ये 2 इंडोर टास्क आपके हो जाते हैं, थर्ड इंडोर टास्क आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। तो जब ये आपके हो जाते हैं, फिर आपको जीटीओ इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे देता है आउटडोर टास्क के लिए। ये आप लोगों को
पिक्चर नज़र आ रही होगी। और आउटडोर टास्क में से आप लोगों का फर्स्ट टास्क फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों का सब ग्रुप रेस टास्क या हाफ ग्रुप रेस टास्क होता है। और जो इंटरव्यू की मैंने बात की कुछ कैंडिडेट्स का साइक का इंटरव्यू होता है या फिर डिप्टी का। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने उसकी पिक्चर बनाई है। माजरत यहाँ पे GTO नज़र लिखा हुआ आ रहा है, इसकी करेक्शन मैंने नहीं की, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब 4th डे की तरफ चलते हैं। 4th डे को GTO सेकेंड डे भी कहते हैं, ठीक है। और इस दिन आपका कमांड टास्क हो जाता है आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, आपका म्यूचुअल असेसमेंट टास्क, और जिस तरह मैंने कहा था पिछली स्लाइड में कि कुछ कैंडिडेट्स का साइक का इंटरव्यू हो जाता है और कुछ का डिप्टी का। तो फिर वो जो बाकी के लड़के रहते हैं या लड़कियां जो भी हैं, उनका 4th डे पे उस सेलेक्टर के इंटरव्यू हो जाता है जिनका 3rd डे पे नहीं हुआ होता, ठीक है। और 5th डे की अगर हम बात करें तो 5th डे आपका कॉन्फ्रेंस डे भी कहलाता है या फिर डिपार्चर डे। कॉन्फ्रेंस डे हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि इस दिन आपके जो सेलेक्टर्स होते हैं आपके बैच के, वो सारे बैठ जाते हैं और कैंडिडेट्स की रिकमेंडेशन और नॉट रिकमेंडेशन फाइनलाइज करते हैं वो। डिपार्चर डे इसलिए क्योंकि कैंडिडेट उस दिन ICSB से जा रहे होते हैं। और इस दिन कुछ एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। उन एक्टिविटीज़ में री इंटरव्यू या फिर री इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स या फिर री कमांड टास्क और री इंटरव्यू इंक्लूडेड है। और ये कुछ कैंडिडेट्स के होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो अपने हिसाब से वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये आपका 5th डे था। अब अगर हम मेन क्वेश्चन पे आए कि सेलेक्टर्स क्या देख रहे होते हैं, ICSB का जो साइकोलॉजिस्ट होता है, GTO होता है, डिप्टी प्रेसिडेंट होता है, वो किसी कैंडिडेट में क्या देख रहे होते हैं, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ICSB में असेसमेंट की 3 पिलर्स हैं, एक साइकोलॉजिस्ट, एक GTO और उसके साथ फिर डिप्टी प्रेसिडेंट। और ये तीनों सेलेक्टर्स कैंडिडेट्स को डिफरेंट एंगल से एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम साइकोलॉजिस्ट के रोल को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ब्रीफली। हम इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो किसी भी कैंडिडेट में उसका इनसाइड ब्रेन देख रहा होता है, ठीक है, इनसाइड ब्रेन। और उस ब्रेन में फिर इनसाइड ब्रेन में क्या देख रहा होता है, उस कैंडिडेट की बिलीव्स, उसकी थॉट प्रोसेस, उसका थिंकिंग पैटर्न, उसके इमोशंस और उसकी फेयर्स अगर कोई हो, ठीक है। तो ये सारा साइकोलॉजिस्ट चेक करता है। और कैसे चेक करता है ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप टेस्ट अटैम्प्ट करते हो अपने, तो उसके थ्रू साइकोलॉजिस्ट को आपकी लॉजिकल थिंकिंग का पता चल रहा होता है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में आती है ये चीज़ें। आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स का पता चल रहा होता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का पता चल रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी देख रहा होता है आपके आंसर्स के ज़रिए, आपके रिस्पॉन्सेज के ज़रिए। तो इमोशनल स्टेबिलिटी में आपका हैंडल का स्ट्रेस करना आ जाता है कि कैंडिडेट टफ सिचुएशंस में काम रह सकता है या नहीं, ठीक है। फिर इमोशनल कंट्रोल इसका है या नहीं है। इसके अलावा फिर वो टफ सिचुएशंस में कंपोज रह सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिस्ट आपके टेस्ट के थ्रू चेक कर रहा होता है। कैसे, इस पर भी बात कर लेंगे। देखिए, मैंने OPI टेस्ट का एक सैम्पल क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे मैं कुछ इससे एक्स्ट्रा चीज़ें भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो वो चीज़ें ये हैं कि OPI में डिफरेंट टाइप्स के स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि कौन सी स्टेटमेंट किस टाइप की है, किस ऑप्शन को कब यूज़ करना है और किस रीजनिंग के बेसिस पर ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये चीज़ मैं ज़रा आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। अब ये स्टेटमेंट जो हमारे पास है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। ये स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू टेल द ट्रूथ व्हेन इट माइट हर्ट समवन्स फीलिंग्स।
अब अगर इसको हम केयरफुली एनालाइज करें तो इसमें दो चीज़ें जो हैं, दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। इसके दो साइड्स हैं। पहली साइड सच बोलना है, दूसरी साइड किसी के इमोशंस के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स को हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई कैंडिडेट यहाँ डायरेक्ट एग्री चूज़ करता है, ठीक है, एग्री की जो भी ऑप्शंस हैं इनमें से कोई भी अगर वो चूज़ करता है तो इसे ये इंप्रेशन जा सकता है कि वो फीलिंग्स की वजह से ट्रुथ कंप्रोमाइज़ करने को एक्सेप्टेबल समझता है। और इसके बरक्स अगर कोई कैंडिडेट डिसएग्री की किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर लें तो इंप्रेशन ये जा सकता है कि वो दूसरों की इमोशंस और फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता। देखा, एक छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन इसका कितना बड़ा असर हो रहा है आपके एक टेस्ट पे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम न्यूट्रल का ऑप्शन चूज़ करेंगे। आई नो कि आपने ये टेस्ट अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करना होता है, लेकिन ये भी तो है ना ज़िंदगी में कि आपने लॉजिक और इमोशंस दोनों को बैलेंस भी करना होता है। प्लस ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि सच्चाई कितनी बड़ी है, कितनी अहमियत की हामिल है। अब ये भी हो सकता है कि दो बंदे आपस में लड़ रहे हो और उधर अगर आप सच बोलोगे, एक ने दूसरे के पीछे बात की है कोई, तो वो और लड़ना स्टार्ट हो जाए और जिसके पीछे बात की है उसको मज़ीद दुख पहुँचे कि फ़लाना बंदा तो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसको समझता था, लेकिन पीछे मेरे ये इस तरह की बातें करता है, तो काम तो आपने ख़राब कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको जहन में रखनी होती है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रल का ऑप्शन चूज़ किया। ठीक है, ताकि हमारी सच्चाई वाली साइड भी कुर्बान ना हो और जो फीलिंग्स के बारे में बात हुई उस पर भी कोई असर ना पड़े। अब ये ना हो कि आप लोग हर जगह भी न्यूट्रल चूज़ करना स्टार्ट करें। नो, न्यूट्रल के इसके अलावा और भी यूजेस हैं, कहाँ पे चूज़ करने और क्यों चूज़ करना है। ये तो मैंने सिर्फ एक यूज़ बताया आप लोगों को। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, चाहे वो डिसएग्रीमेंट के हैं या एग्रीमेंट के, उन सब के अपने अपने यूजेस हैं। तो स्टेटमेंट को देखते हुए हम ये ऑप्शंस चूज़ करते हैं। सिर्फ स्टेटमेंट को नहीं, हमने अपनी पर्सनैलिटी को भी देखना होता है। ये चीज़ भी जहन में रखें। अब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट को देखा और बस चूज़ किया। नो, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का मैंने एग्जांपल एक लिया हुआ है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि साइकोलॉजिस्ट आप लोगों में जो भी आप लोगों के रिमार्क्स बनाता है कैसे बनाता है और जो क्वालिटीज़ देख रहा होता है वो कैसे देख रहा होता है। तो देखें, एक्सक्यूज, अब वर्ड है हमारे पास बैट में कि प्रॉब्लम, और कैंडिडेट ए ने यहाँ पे रिस्पांस में लिखा कि प्रॉब्लम्स क्रिएट स्ट्रेस। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये ग्रामेटिकल तो बिल्कुल दुरुस्त है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ और है। हमने बात की ना कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी वगैरह देखी जाती है, साइकोलॉजिस्ट देखता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखता है, आपकी कोपिंग एबिलिटी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपके इस तरह के रिस्पॉन्सेज के थ्रू उसके सामने आ जाती है। अब अगर आप इस तरह का रिस्पॉन्स लिखते हो तो इट मीन्स कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय आप उसके प्रेशर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप उसकी नेगेटिव साइड पे फोकस कर रहे हो, आपका दिमाग उस साइड पे चल रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट, हमने बात की कि थिंकिंग पैटर्न भी ऑब्जर्व करते हैं। तो जब आपके इस तरह के रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपकी थिंकिंग का एक पैटर्न बन जाता है। तो फिर ऑब्वियसली जब इस तरह के रिस्पॉन्सेज हो तो वो तो लिखेगा कि नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न। और फिर इस तरह के रिस्पॉन्सेज पे फिर अगर कैंडिडेट रिकमेंडेशन एक्सपेक्ट करे तो वो तो फिर ज़्यादती है।
आप लोगों ने सुना होगा, कैंडिडेट्स कहते हैं आप लोगों को, आपके दोस्त कहते होंगे कि यार हमने तो 100 आउट ऑफ 100 वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के सेंटेंसेस लिखे थे, फिर भी नॉट हो गई, क्या वजह बनी? वजह यही बनी ना कि आपने इस तरह के रिस्पॉन्सेज दिए हैं। अब इसके पॉजिटिव साइड को अगर हम देखें तो सेम वही वर्ड है प्रॉब्लम, लेकिन कैंडिडेट भी लिखता है कि प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद पैशंस। सेम वर्ड है। तो इस तरह का रिस्पॉन्स जब साइकोलॉजिस्ट के सामने आ जाता है तो वो इसको इमोशनली बैलेंस्ड अप्रोच मान लेता है कि कैंडिडेट ने जो है एक पॉजिटिव अप्रोच शो किया है टुवर्ड्स ए प्रॉब्लम। और ये एक ही सेंटेंस है, आपका इमोशनल कंट्रोल भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इससे, आपकी काम थिंकिंग भी रिफ्लेक्ट हो रही है, आपका पॉजिटिव कोपिंग स्टाइल भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपका सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक सेंटेंस से कितनी क्वालिटीज़ रिफ्लेक्ट हुई, देखा आप लोगों ने? फिर आप लोगों से इतने सारे सेंटेंसेस वगैरह लिखवाए जाते हैं, तो सोचें साइकोलॉजिस्ट आपके बारे में कितना कुछ जानता होगा। इतना शायद हमारे वालिदैन भी हमारे बारे में ना जानते हो जितना आशीष बी की साइकोलॉजिस्ट हमारे बारे में जान लेते हैं। सो यही चीज़ बैट में इम्पोर्टेंट होती है कि आपका रिस्पॉन्स रियलिस्टिक हो, इस तरह का पॉजिटिव हो और कंस्ट्रक्टिव भी हो। मैं एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करूँगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो आर्टिफिशियल पॉजिटिविटी उसमें नहीं होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं एक दूंगा। फ़र्ज़ कर एक वर्ड आता है कि फेलियर, और एक कैंडिडेट उस पर सेंटेंस बना लें कि फेलियर इज़ द बेस्ट थिंग इन लाइफ। ओ भाई, हाउ कम फेलियर कुड बी द बेस्ट थिंग इन लाइफ? तो इस तरह का रिस्पॉन्स अगर आप लिखते हैं, ठीक है फेलियर से आप सीख सकते हैं, बट फेलियर जो है वो बंदे को ऑब्वियसली किसी हद तक इफ़ेक्ट तो करता है ना। तो इस तरह की पॉजिटिविटी फिर अननेचुरल पॉजिटिविटी, आर्टिफिशियल पॉजिटिविटी लगती है, और इस तरह लगता है कि बंदे ने ज़बरदस्ती ये चीज़ पॉजिटिव लिखी है। तो आप लोगों को इस वजह से बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की अगर हम बात करें तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में भी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को समझाना है। एक सेंटेंस है कि गलती करने वाला शख्स, और लड़का सेंटेंस बनाता है या लड़की, कि हमेशा नाकाम रहता है। अब ये फिर से एक वीक और नेगेटिव रिस्पांस है। रीज़न भी इसकी ये है कि ये बहुत ही हार्श और रिजिड जजमेंट शो कर रहा है। हकीकत में तो हर इंसान गलती करता है, लेकिन इस भाई साहब ने कंक्लूड कर दिया कि भाई गलती कर दी तो भाई हमेशा के लिए आप नाकाम रहे, कामयाबी की सीढ़ी आपको नहीं मिलनी। ग्रामेटिकली इसका सेंटेंस तो दुरुस्त है, लेकिन जो मसला है इसमें वो आप लोगों ने देख लिया। और साइकोलॉजिस्ट का अगर हम कहें इस सेंटेंस के थ्रू, वो ये समझने की कोशिश कर रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कैसे परसीव करते हैं, आपका अप्रोच क्या है टुवर्ड्स सच सिचुएशंस। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं तो इम्प्रेशन तो यही क्रिएट होगा फिर कि ये मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की जगह फेलियर समझता है। देखा, हमने बात की ना कि आपका इनसाइड ब्रेन वो देख रहा होता है, इसमें आपका थॉट पैटर्न, आपकी बिलीव्स, वैल्यूज़ वगैरह, तो ये वो सारी चीज़ें उसको इसके थ्रू नज़र आ रही है। अब इसका एक पॉजिटिव रिस्पांस हमने देख लिया आपके सामने। सेंटेंस वही पढ़े एक दफ़ा। गलती करने वाला शख्स, कैंडिडेट बी ने लिखा कि अपनी गलती से सीख सकता है। एक्सक्यूज। अब इस रिस्पांस को देखें आप, कितना मेच्योर और बैलेंस रिस्पांस है ये। यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है कैंडिडेट के इंसान से गलती तो हो सकती है, लेकिन साथ ये भी है, ये भी शो कर रहा है ये सेंटेंस कि इंसान अपनी मिस्टेक से सीख कर इम्प्रूव भी कर सकता है। तो इससे आपका लर्निंग एटीट्यूड भी
उसको सामने आया, आपका ग्रोथ माइंडसेट उसको सामने आया, एक सेंटेंस के उस पे। तो देखा ये कैंडिडेट एक फिर अच्छा कैंडिडेट माना जाएगा। और इस तरह के रिस्पॉन्सेज जब आपके आना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर साइकोलॉजिस्ट तो आपको फिर रिकमेंड करेगा ही। इसके अलावा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। आई डोंट नो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को कैंडिडेट्स क्या समझते होंगे, लेकिन आज इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैट जो है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली कैंडिडेट की मैकेनिकल और फिज़िकल कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। और इस टेस्ट में ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि कैंडिडेट बेसिक मैकेनिकल प्रिंसिपल्स को कितना समझता है और उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई कर सकता है या नहीं। ठीक है। और इसकी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो गियर से रिलेटेड, पुलीज, लीवर्स, वेट्स, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, प्रेशर से रिलेटेड होते हैं। सो दैट्स वाई मैट में रटन ही काम आना। ठीक है। यहाँ पे आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होती है। हमने बात की ना पीछे कि साइकोलॉजिस्ट क्या देख रहा होता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग। देखा यहाँ पे। और काफ़ी कैंडिडेट्स इस टेस्ट को लाइटली भी ले लेते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। नहीं, बिल्कुल इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सो इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप इस टेस्ट को ब्लाइंडली अटैम्प्ट करने के बजाय सिचुएशन को कामली एनालाइज करें। हो सकता है आपको 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद समझ आ जाए क्वेश्चन की। बहरहाल ओवरऑल मैट का पर्पज़ ये देखना होता है कि कैंडिडेट प्रैक्टिकल और मैकेनिकल सिचुएशंस को लॉजिकली समझता है या नहीं। ठीक है। और ये टेस्ट भी साइक डे पे कंडक्ट होता है, इस पर हमने पहले भी बात की। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाती है और आपको उन पर प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स लिखना होता है। अब यहाँ एक सिचुएशन है कि यू विटनेस समवन हिटिंग ए यंग बॉय विद देयर कार एंड फ्लीइंग द सीन, व्हाट विल यू डू। हम देखते होते हैं नॉर्मली लाइफ में ऐसा ही होता है, सिचुएशन हमको हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो उस पर आपको प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स लिखना होता है। और हमने जो बात की कि साइकोलॉजिस्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स वगैरह चेक कर रहा होता है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वगैरह। तो इस सिचुएशन को अगर हम देखें, इसमें भी ये सारी चीज़ें चेक हो रही होती है, हो रही है। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप कोई डिसीजन लोगे ना, फिर आप कोई स्टेप लोगे, तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल हो गई। ठीक है। और आंसर से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक कैंडिडेट से इस क्वेश्चन के बारे में पूछा था, तो उसने मुझे ये रिस्पांस दिया। रिस्पांस कैंडिडेट का ये आया कि फर्स्ट आई विल हेल्प आउट द बॉय हु गॉट हिट बाय द कार, कॉमा, गिव हिम वाटर एंड मेक श्योर दैट अली इज़ ओके, दैट अली इज़ ओके until the medical team arrives. With that also, try to note down the car number plate, so in that way police can get help to get the person. यहाँ पे इसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तो चेक हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी चेक हो रही है। आपको नज़र आ रहा है कि एक सिचुएशन आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई कि गाड़ी वाला साइकिलिस्ट को हिट कर गया और वो भाग निकल रहा है। अब क्या करोगे, प्रॉब्लम है ना, सॉल्व करोगे। अब आप डिसीजन लेके सॉल्व करोगे। ठीक है। तो इस तरह से जब आप कोई रिस्पॉन्स लिखते हो तो उसके ज़रिए ये सारी क्वालिटीज़ उसको नज़र आ जाती है। और यहाँ पे इस कैंडिडेट के रिस्पॉन्स के थ्रू मैं आप लोगों को 2 कॉमन मिस्टेक्स समझाना चाहता हूँ जो कैंडिडेट्स करते हैं। अब सिचुएशन के आंसर को आप लोग पढ़ें। इसने लिखा कि फर्स्ट आई विल हेल्प आउट द बॉय हु गॉट हिट बाय द कार, गिव हिम वाटर एंड मेक श्योर दैट अली इज़ ओके अनटिल द मेडिकल टीम अराइव्स। अल्लाह के बंदे, अब आप सिचुएशन आप पढ़ो। यहाँ पे किधर लिखा हुआ है कि
जनाबे वाला ये कैंडिडेट जो लड़का है साइकिलिस्ट वो इंजर्ड हो गया है, उसको कोई चोट आई है, क्या आप उसके लिए फिर एम्बुलेंस भी बुलाओ? जब नहीं लिखा हुआ, एसआरटी में मेंशन नहीं है, तो आपने क्यों उसको इतने ज़ख्मी कर दिया खाम खा खुद से कि मेडिकल टीम के वेट में आप बैठ गए? फिर वही बात कि कैंडिडेट का जो माइंड है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। तो ये वो नेगेटिविटी होती है जिसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं कि भाई आपने आईसीएसबी में पॉजिटिव रहना होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे नाम भी मेंशन नहीं है, कोई नाम नहीं लिखा गया इस एसआरटी में। तो एसआरटी का रूल भी यही है कि फिर आप नाम ना लिखो। भाई साहब ने इधर नाम लिख दिया है। अब यहाँ पे फिर आपने प्रायोरिटी के लिहाज से सिचुएशन को हल करना होता है, लेकिन साहब ने कार का नंबर प्लेट जो है वो सबसे लास्ट में मेंशन किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, विद दैट ऑल्सो ट्राई टू नोट डाउन द कार नंबर प्लेट। जबकि रियल लाइफ में अगर कोई प्रेजेंस ऑफ माइंड रखता हो तो वो तो सबसे पहले कार की नंबर प्लेट को नोट करेगा, क्योंकि गाड़ी तो भाग रही है, निकल रही है। इसने लास्ट में लिखा हुआ है, इसने पहले लिखा है कि मैं पहले बॉय की हेल्प करूँगा जो गाड़ी से हिट हुआ है, उसको पानी पिलाऊंगा और मेक श्योर करूँगा कि एलियो ठीक है या नहीं। जब तक मेडिकल टीम आती है तब तक तो गाड़ी कहाँ पहुँच गई होगी, वो चाय पी रहा होगा घर पे। आपने सिचुएशन को प्रायोरिटी के लिहाज से भी हल करना होता है। अब सेल्फ डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि आप फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मेरिट्स लिखें, स्ट्रेंथ्स, और अपोनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डीमेरिट्स लिखें। इसका सही तरीका ये है हल करने का, ठीक है। और फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप मेरिट्स लिखते हो तो उसके लिए आपको 3 मिनट्स दिए जाते हैं, और अपोनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप अपने डीमेरिट्स लिखते हो तो आपको 2 मिनट्स उसके लिए दिए जाते हैं। टोटल 5 मिनट्स। और इसमें कैंडिडेट्स गलती ये करते हैं कि किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को कॉपी करके लिख देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती। भाई उसकी अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, आपके अपने होंगे। उसकी अपनी पसंद नापसंद है, आपकी अपनी पसंद नापसंद है, तो हाउ कम आप यहाँ पे लिख देते हो फिर कहते हो कि मैं नॉट हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों को बायोडाटा फॉर्म्स दिखाई, मैंने कहा कि आप लोगों से हॉबीज़ वगैरह सारी चीज़ें लिखवाई जाती हैं, तो उसका भी एक बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर मैच होती है। ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन में अगर आपने लिखा कि मैं हेल्पफुल हूँ मेरिट्स में, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन अगर आपको दी गई है, यहाँ पे आपने लड़के को इग्नोर कर दिया, आप घर चले गए, तो कहा गया आपका हेल्पिंग एटीट्यूड। पर्सनैलिटी में कंट्रोडिक्शन आ गई कि नहीं आई? आप यहाँ पे लिखते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरिट्स में, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट को आपने सिर्फ पानी पिलाया और चले गए। कहाँ गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो इस तरह से छोटी छोटी कंट्रोडिक्शन जब आ जाती है तो डाउट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं सिलेक्टर के माइंड में। तो इतना आपने केयरफुल रहना होता है। सो एक्सक्यूज मी, ये सारी चीज़ें जिस पे हमने बात की कि आपकी ये क्वालिटीज़ चेक की जाती है। आई एम श्योर आप लोगों ने अब तक सिर्फ रूटीन लीडरशिप क्वालिटीज़ ही सुना होगा, लेकिन कितनी और सारी चीज़ें निकल आई। अभी तो 2 डायमेंशंस अभी बाकी है उस बारे में बात करना। तो ये सारी चीज़ें, ये क्वालिटीज़ चेक करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जो टूल्स होते हैं उनमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, ओपीआई टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, बैट, पिक्चर स्टोरीज और पॉइंटर स्टोरीज, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, एसआरटी, और पोस्ट टेस्ट प्रॉब जिसको इंटरव्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये आते हैं उसके डायमेंशन में। और लाइफ इवेंट भी आपसे लिखवाया जाता है। इसके बाद जीटीओ के रोल की अगर हम बात करें कि उसका क्या किरदार होता है, जीटीओ क्या चेक कर रहा होता है, तो जीटीओ जो है वो आपके आईसीएसबी में किसी भी कैंडिडेट में, यानी आप में एक्सक्यूज मी, कैंडिडेट का ग्रुप बिहेवियर चेक कर रहा होता है। चूँकि हमें पता है कि जीटीओ डायमेंशन के जो टास्क हैं वो मोस्टली ग्रुप बेस्ड है, तो
उस लिहाज से आपका टीम स्पिरिट चेक किया जाता है, आपका ग्रुप बिहेवियर, आपकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस आउटडोर टास्क में, और स्पेसिफिकली ये जो आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स है उसमें भी, फिर आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स भी। और इसके अलावा मज़ीद जो चीज़ें चेक होती हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। जीटीओ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देख रहा होता है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि वो जो 3-4 क्वालिटीज़ मैंने बताई आपको बस जीटीओ वो देख रहा था, नो, इससे आगे भी और कुछ बताना है मैंने आपको। तो जीटीओ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहा होता है कि वो कैसी है, एक्सप्रेशन देख रहा होता है कि कैसी है, जो आप पब्लिक स्पीकिंग में बोलते हो उसके थ्रू, या वैसे एक दूसरे के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हो उसके थ्रू। इसके अलावा आपकी क्लैरिटी, आप जब बोलते हो तो क्या आप में क्लैरिटी है आपके बोलने में या नहीं। इसके अलावा आपकी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी है या नहीं आप में। आपकी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स भी चेक की जाती है। कैसे चेक की जाती है, कहाँ पे चेक की जाती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल नहीं है बताना डिटेल में। ये एक एक पॉइंट पे मैं आप लोगों को 10-10 मिनट समझा सकता हूँ। बहरहाल इसके अलावा आपकी इमोशनल एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ देखी जाती है जीटीओ की तरफ से, ठीक है, कि आपकी इमोशनल स्किल्स कैसी हैं, वो कि कैंडिडेट कितने अच्छी तरीके से क्राइसिस हैंडल करता है और काम रहता है ये अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस या नहीं, ठीक है। आपकी फ़िज़िकल और मेंटल एंड्योरेंस भी देखी जाती है, ठीक है। आपने जीटीओ चेक करता है कि आपका स्टेमिना कैसे है, फिटनेस कैसी है, आपकी डिटर्मिनेशन है आप में नहीं है, स्पेसिफिकली जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में उसमें भी ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। इसके अलावा जीटीओ लीडरशिप एंड इनिशिएटिव चेक कर रहा होता है आप में, ठीक है। जीटीओ चेक करता है ये इनिशिएटिव वगैरह। कमांड टास्क में जब हमें बुलाया गया था तो जीटीओ ने पूछा कि कौन पहले कमांडर बनना चाहता है, तो सबने हाथ खड़ा कर दिए, इनिशिएटिव है भाई, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट की प्लानिंग एबिलिटी जीटीओ भी चेक कर रहा होता है, क्योंकि आपने टास्क सॉल्व करने होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली प्लानिंग एबिलिटी चाहिए होती है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स यहाँ पे भी चेक हो रही होती है। आप सैक टेस्ट में बेशक लिखो कि आई एम ए गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, लेकिन यहाँ पे मैदान लगा हुआ है, यहाँ पे फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स का सही में पता चल रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा जीटीओ आपकी टीम वर्क बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वहाँ पे मेरिट्स में आप लिखो कि मैं कोऑपरेटिव हूँ, लेकिन जब आप ग्रुप में हो तो आप चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दो, आप ग्रुप को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दो। ये सारी चीज़ें इस तरह से देखी जाती है। दैट्स वाई यू कांट लाई, दैट्स वाई यू कांट ईजिली डॉज द सिलेक्टर्स, ठीक है। तो टीम वर्क में आपकी कोऑपरेशन, इसके अलावा आप किसी को बर्दाश्त कर सकते हो, अपने सबऑर्डिनेट्स को या नहीं, अपने टीम मेंबर्स को या नहीं, ठीक है। क्योंकि कैंडिडेट्स जो होते हैं वो कभी कभार अपनी ओपिनियंस दे रहे होते हैं, आपकी नहीं सुन रहे होते, तो आप उस वक्त कैसा बिहेव करते हो। तो हमने कबार बात की ना कि ग्रुप बिहेवियर वगैरह देखा जाता है, तो ये चीज़ें उसमें आपकी नज़र आ रही थी। आप कितने अच्छी तरीके से दूसरों के साथ काम करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो नहीं लेते हो, ठीक है। मिलिट्री प्लानिंग पे मैंने बात की थी कि आप लोगों का जो है 3rd डे पे आप लोगों का मिलिट्री प्लानिंग का टेस्ट होता है, टास्क होता है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। मिलिट्री प्लानिंग के अपने स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस होते हैं टोटल। उसमें सबसे पहला स्टेज, आप पहले तो आप लोगों को जीटीओ ब्रीफ करता है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद आप लोगों को इस तरह का फॉर्म दे दिया जाता है। ये जो फॉर्म अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है साइड पे, ये मैप से हट के राइट साइड पे, उसमें आपने इंडिविजुअल प्लान लिखना होता है। ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 के बाद आपने फिर उस इंडिविजुअल प्लान को प्रेजेंट करना होता है इंडिविजुअली स्मार्ट स्क्रीन पे, हर कैंडिडेट ने करना होता है। फिर उसके बाद 3rd स्टेज आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आ जाती है कि पूरा जो ग्रुप होता है वो मिलिट्री प्लानिंग को सॉल्व करने में लग जाता है, ठीक है। फिर मछली मंडी बन जाती है वहाँ पे, कोई इधर से बोल रहा होता है कोई उधर से,
तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्रेशन, क्लैरिटी, आपकी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, आपकी कोऑपरेशन, आपकी एंगर मैनेजमेंट, आपकी टॉलरेंस, सारी यहाँ पे शो देखी जाती है, नेचुरली नज़र आ जाती है आपकी। ठीक है, तो जब आपका थर्ड स्टेज हो जाता है, यानी कि ग्रुप प्लानिंग में अगर ग्रुप प्लान बना लेते हैं, चाहे वो कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट, इट डजेंट मैटर, आप लोगों से कुछ टाइम बाद वो किसी एक कैंडिडेट को आप लोग वोट करके चूज़ कर सकते हो, या जीटीओ खुद चूज़ कर सकते हैं कि भाई अब आप प्लान को प्रेजेंट करो, ग्रुप प्लान को। और कैंडिडेट्स यहाँ पे गलती ये करते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है टास्क, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, टोटल टाइम, इस जगह को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जितने हम ज़्यादा स्टेप्स लिखेंगे उतने हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जबकि एक टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। भाई यहाँ पे आपको मैन एम लिख के दे दिया गया है, ठीक है, कि भाई आप यहाँ पे नैरेटिव से मॉडल मैप को कोरिलेट करके हमें मैन एम बताओ कि क्या है, फिर इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है आपके पास, उसके बाद आप टास्क लो, स्टेप्स लो। तो कैंडिडेट्स यहाँ पे मेन एम आइडेंटिफाई करने में फ़ेल हो जाते हैं। 90% कैंडिडेट्स को मैंने, जितनों को मैंने देखा है, फ़ेल हो जाते हैं वो इस चीज़ में। तो जब आपका मेन एम ही गलत हुआ, ऑटोमेटिकली आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप गलत लिखोगे। फिर जो आप स्टेप्स लो, चाहे फिर वो यहाँ तक कंप्लीट पेज आप भर के लिख दो जीटीओ को, उसने मेन एम पढ़ के ही आपके पेज को उधर साइड भी कर देना है कि आपका मेन एम गलत है, तो स्टेप भी आपके गलत है। फिर अगर आपने, वही बात आती है कि आप कहते हो इंटरव्यू में कि मैं अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मेरे में अच्छी डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, फिर वो इधर क्यों नहीं नज़र आई, अच्छी प्लानिंग एबिलिटी है, इधर क्यों नहीं नज़र आई। ठीक है, तो असल चीज़ यहाँ पे मेन एम फाइंड करना है आपने, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपने लिखनी है, उसके बाद आपने 3-4 स्टेप्स भी लिखे ना, तो जैसे कि अगर आपका मेन एम गलत हुआ, उस हिसाब से आपकी बाकी डिटेल्स भी गलत होंगी। तो इसके बरक्स आपका मेन एम अगर ठीक होता है, तो फिर चांसेस है कि आपके इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी ठीक होंगी। फिर इसके बाद ये भी चांसेस है कि आप जो स्टेप्स लोगे वो भी ठीक हो सकते हैं। तो दैट्स वाई सबसे पहले आपका फोकस मेन एम पे होना चाहिए, इसको फाइंड आउट करना है। ये इस तरह का पेज आपको दिया जाता है, ये इंशाल्लाह हम आप लोगों को अपनी क्लासेस में प्रैक्टिस करवाएंगे अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है। उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की अगर हम बात करें एक्सक्यूज़ मी, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का भी एक अपना पर्पज़ है एसएसबी में। इस पर मैं चाहूँ तो 1 घंटा लेक्चर इस पर भी दूँ, सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स पे। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में कैंडिडेट्स एक गलती करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये लड़का कैंडिडेट जो है ये जिग जैग ऑब्स्टिकल अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इसने, ये मैंने सर्कल किया हुआ है, ये रेड एरिया को टच किया हुआ है साइड से, सिर्फ थंब से टच किया हुआ है लेकिन टच ज़रूर किया है। तो ये जो रेड एरिया होता है साइड से, ये आपके लिए आउट ऑफ बाउंड होता है। तो जब आप आउट ऑफ बाउंड एरिया को टच करोगे तो फिर तो फाउल होगा। तो अगर फिर आप फाउल को भी ठीक नहीं करते, तो आपके इस जिगजैग ऑब्स्टिकल को कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। उल्टा आपने फाउल को भी ठीक नहीं किया तो फिर आप तो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको जहन में रखनी होती हैं। इसके बाद म्यूचुअल असेसमेंट टास्क है, इसमें कैंडिडेट्स बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल असेसमेंट टास्क पे मैं लेक्चर देना चाहूँ तो इस पर भी मैं 30-40 मिनट्स का लेक्चर दे सकता हूँ। इसका पर्पज़ क्या है, जीटीओ इसमें क्या देख रहा होता है, ये जीटीओ भी इधर बैठे हुए हैं आपके, इस तरह आप लोगों को खड़ा कर दिया जाता है या फिर बिठा के आप लोगों से म्यूचुअल असेसमेंट टास्क करवाया जाता है। तो म्यूचुअल असेसमेंट टास्क में कैंडिडेट्स गलती ये करते हैं कि एक दूसरे को कह देते हैं रूम्स में या आशीष में कि भाई आप मुझे फ़र्स्ट पे रैंक करोगे और मैं आपको करूँगा, फिर कहते हैं कि जी डील डन। जबकि जीटीओ को आपकी परफॉर्मेंस का पता है और आपको ये टास्क इसलिए दिया गया है ताकि आप अपनी स्किल्स शो करवाओ, लीडरशिप वाली, लीडरशिप पोटेंशियल शो करवाओ, आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, आप अपनी ऑनेस्टी यहाँ पे शो करवाओ। अगर आप इस तरह किसी को रैंक करोगे कि भाई तुम फर्स्ट पे मुझे रैंक करो मैं आपको करूँगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, तो इस टास्क का मकसद ही ये है कि आपकी ऑनेस्टी चेक की जाए। तो आपकी ऑनेस्टी तो गई, फिर इट मीन्स आप ऑनेस्ट नहीं हो, फेवरेटिज्म करते हो, या इस बेसिस पे लड़के करते हैं रैंक सिंपैथी बेस पे
कि फ़लाना बंदा जो है वो गरीब है बेचारा, घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं इसको फ़र्स्ट पे रैंक कर देता हूँ। या फिर कहते हैं कि फ़लाना इस कैडेट कॉलेज से आया हुआ है तो इसको फ़र्स्ट पे रैंक करना चाहिए। या कहते हैं मिलिट्री ऑफिसर का बेटा है, इसको फ़र्स्ट पे रैंक करना चाहिए। नहीं भाई, क्या हो गया है? अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे अगर रैंक करना है तो फिर आप लीडर किस चीज़ के हुए? ठीक है, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स मैटर करती हैं। इसके बाद कमांड टास्क, ये जो स्लाइड्स मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, तो जो लोग एसएसबी में जाएंगे उनको मेरे स्लाइड्स याद आ जाएंगे, और जो अभी नहीं गए, सॉरी रिपीटर्स हैं, उनको अपनी एसएसबी याद आएगी। बहरहाल कमांड टास्क में कैंडिडेट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, और ये मेरे बैच में भी हुआ, मेरे ग्रुप में, बल्कि मेरे साथ हुआ। फ़र्ज़ करें मैं चेस्ट नंबर 2 हूँ और चेस्ट नंबर 3 मेरा कमांडर है। ये इधर जीटीओ बैठे हुए ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो मैंने चेस्ट नंबर 3 को कहा कि कमांडर आई हैव अ सजेशन। तो कमांडर जो हमारे कप्तान साहब थे उसने कहा कि आई एम द कमांडर सो यू आर नॉट सपोज टू गिव मी सजेशंस, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। सेम अल्फाज उसके भी थे, उस लड़के के। तो मैंने यहाँ पे किया क्या, मैं यहाँ पे थोड़ा मुस्कुराया और मैंने कहा ओके कमांडर। और फिर उस लड़के को, उस कमांडर को, जीटीओ ने म्यूचुअल असेसमेंट टास्क के बाद, म्यूचुअल असेसमेंट टास्क जीटीओ का लास्ट टास्क होता है, तो उसके बाद जीटीओ ने कहा कि तुम तो मेरी तरफ से फारे हो, नॉट हो। और वही हुआ कि वो आईसीएसबी में भी नॉट हो गया। आप अपने सबऑर्डिनेट्स के सजेशंस लें, ज़रूर लें, लेकिन आप सजेशंस भी तब लें जब आपको जीटीओ ने अलाउ की हो। ये ना हो कि आपको अलाउ ना हो और आप सजेशंस लेना स्टार्ट करें। ठीक है, आपको अगर सजेशंस अलाउ हैं, सजेशन ले लो। अगर उसकी सजेशन अच्छी है, उसको अप्रिशिएट करो, कहो कि खान जी आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी है, थैंक यू। और हम अब जो पूरा ग्रुप है वो आपकी सजेशन के साथ जाएंगे, इसके थ्रू हम कंप्लीट करेंगे इसको। आपने विदाउट कंसिडरिंग देयर सजेशन उसको ऐसे ही डिसमिस नहीं करना। करना भी है तो उसका भी अपना तरीका है। सजेशन अब कब लेनी है, सिर्फ इसमें ये बात नहीं आती कि जीटीओ ने अलाउ किया तो आप सजेशन लेना स्टार्ट करो। बहुत सारी बातें हैं इसमें। कमांड टास्क में आपको 1-1.5 घंटा लेक्चर दे दूँ, लेकिन मैं ब्रीफली समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, तो जो आप लोग कहते हो कि मेरे में एंगर मैनेजमेंट है, तो वो यहाँ पे फिर किधर गई आपकी एंगर मैनेजमेंट? या आप लोग कहते हो कि मैं पेशेंट हूँ, सब्र करने वाला, तो कहाँ गई आपकी पेशेंस? जो हमने बात की कि जीटीओ ग्रुप बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो आप इस तरह बर्ताव करते हो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आ रही होगी। तो जीटीओ के पास ये जो क्वालिटीज़ मैंने आप लोगों को बताई वो असेस करने के लिए ये टूल्स या टास्क होते हैं, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, सब ग्रुप रेस टास्क या हाफ ग्रुप रेस टास्क होते हैं, फिर कमांड टास्क और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, और उसके बाद म्यूचुअल असेसमेंट टास्क। ठीक है, अब डिप्टी प्रेसिडेंट के रोल पे आ जाते हैं। तो डिप्टी प्रेसिडेंट का रोल ये होता है कि वो किसी भी कैंडिडेट एक्सक्यूज मी, वो किसी भी कैंडिडेट का ओवरऑल ऑरा, उसकी पर्सनैलिटी का जो ओवरऑल ऑरा होता है वो असेस करें, उसकी फैमिली बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करें, उसके फ्रेंड्स को, एजुकेशन को, और कैंडिडेट के सॉफ्ट स्किल्स को कैसे हैं। ये सारी क्वालिटीज़ डिप्टी प्रेसिडेंट चेक करता है। ठीक है, मज़ीद इस पर बात करें अगर हम, तो डिप्टी प्रेसिडेंट आपकी सेल्फ अवेयरनेस एंड ओपननेस चेक करता है। वो चेक करते हैं कि कैंडिडेट के पास अपने बारे में इल्म है या नहीं, और उसको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता भी है या नहीं, और जो वीकनेसेस है उसमें वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है उसमें या नहीं, अवेयर भी है अपनी वीकनेसेस या स्ट्रेंथ से या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपकी वो क्लियर थिंकिंग एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन चेक करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, जो आप इंटरव्यू में बैठते हो, ग्रुप डिस्कशन में बात करते हो। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग आपकी चेक होती है, जो आप अपने आइडियाज़ देते हो, आप ऐसे लिखते हो, उनमें डेप्थ है नहीं है। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस भी चेक किया जाता है। उसके बाद आपका लीडरशिप पोटेंशियल, इनिशिएटिव लेते हो नहीं लेते हो। ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएटिव लोग लेते होते हैं ना, लेकिन इनिशिएटिव भी 2-3 किस्म का होता है, एक अच्छा इनिशिएटिव होता है, एक बुरा।
ये मैंने अपने एसएसबी एक्सपीरियंस में ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है। टाइम कम है इसलिए मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता इस पर। तो डिप्टी प्रेसिडेंट आपका लीडरशिप पोटेंशियल चेक करता है, इनिशिएटिव चेक करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल हो आप नहीं, ये भी चेक होता है, आप में टीम वर्क है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करता है। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी चेक हो रही होती है, ठीक है। स्ट्रेस कैसे हैंडल करता है, स्ट्रेस जो है ना, अगर उस पर स्ट्रेसफुल सवालात किए जाएँ, डिप्टी का तो काम ये है, तो कैंडिडेट उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है, कंपोजर मेंटेन रख सकता है या नहीं, और आपके आंसर्स के थ्रू आपकी मेच्योरिटी भी देखी जाती है, ठीक है। इसके अलावा डिप्टी आपका इंटेलेक्ट और जनरल नॉलेज भी चेक करता है, आपकी ज़हानत, और जीके करंट अफेयर्स का नॉलेज आपके पास है या नहीं, ये चेक हो रहा होता है, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या हैं, क्या चल रहा है दुनिया में, आप उससे अवेयर हो या नहीं, डिफेंस रिलेटेड मसले मसाइल, ठीक है। तो डिप्टी प्रेसिडेंट ये सारी चीज़ें चेक करता है, और उसके पास ये टूल्स होते हैं असेसमेंट के लिए, आपकी ऐसे राइटिंग, आपका ग्रुप डिस्कशन, आपका इंटरव्यू। ब्रीफली बात करेंगे इस पर। आपकी ऐसे राइटिंग फर्स्ट या सेकंड डे पे होती है, जिसमें आपको 400 से 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, और इसके टॉपिक सोशल इश्यूज़, नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल अफेयर्स या फिर मिलिट्री रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं। और आपका जो ऐसे होता है वो आपकी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है, आपकी अवेयरनेस को, आपकी एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ इन ए क्लियर एंड ऑर्गेनाइज मैनर, ये रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। आप फैंसी इंग्लिश लिखो बेशक, लेकिन अगर उसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, आपके आइडियाज़ में डेप्थ नहीं है, क्लियर और ऑर्गेनाइज नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उस फैंसी इंग्लिश का। आपको इंग्लिश के उसके मार्क्स तो नहीं इस तरह से मिलने, ठीक है। फिर डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू की अगर हम बात करें, तो कैंडिडेट्स को क्वेश्चन दे दिया जाता है बाज़ औक़ात कि व्हाट विल यू डू इफ़ यू आर नॉट रिकमेंडेड, एक कॉमन क्वेश्चन है। तो उसमें अक्सर कैंडिडेट्स कहते हैं कि आई एम श्योर आई विल बी रिकमेंडेड, या मैं कैसे रिजेक्ट हो सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। भाई वो जब सामने बैठे है असेसमेंट के लिए, उसने डिसीजन लेना है, और आप इधर से खुद कह रहे हो कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। इट शोज़ ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, ये रॉन्ग अप्रोच है। आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, ये क्वेश्चन ही यही है कि क्या करोगे आप अगर नॉट हो गए। उसने तो ये नहीं कहा कि आप नॉट हो गए, उन्होंने कहा कि अगर नॉट हो गए तो क्या करोगे। वो आपके असेसमेंट कर रहे हैं ना, आपका मेंटल रिजिलियंस देखना चाह रहा है, आपका प्लान बी देखना चाह रहा है अगर आपका है कोई। तो इसका सही अप्रोच ये है कि क्वेश्चन को एक्सेप्ट करो, आंसर दो मेच्योरिटी के साथ, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन का आप लोगों का ये माहौल होगा एसएसबी में, ठीक है, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन ऑन द फर्स्ट और सेकंड जीटीओ डे कंडक्ट होता है। ये आप लोगों का डिप्टी प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये बिल्कुल एसएसबी के रूम जैसा माहौल है। इसके डूज एंड डोंट्स पे मैं बात करूँगा। हमने कहा ना डिप्टी टीम वर्क चेक करता है, तो इसके डूज पे मैं अब बात करूँगा। एक सिर्फ मैं बताऊँगा, आपके ग्रुप में अगर कोई ऐसा है जो अपनी स्पीच नहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, अपने आइडियाज़ नहीं दे पा रहा, तो आप उसको मोटिवेट करें इस तरह से कि दो तरीके हैं इसके। आप तो या डायरेक्टली उसको कहें कि चेस नंबर 100 हम सब ने तो अपनी ओपिनियंस आइडियाज़ दे दिए हैं, अब हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें। या फिर आप अपने ग्रुप को इस तरह कहें कि ऑल राइट जेंटलमैन, ऑल राइट ग्रुप, हम सब ने अपने ओपिनियंस आइडियाज़ शेयर कर लिए हैं, तो चेस नंबर 100 हो जाए, इन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है, सो वी वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम हिम। टीम वर्क है भाई, आप अपने आप को सिर्फ नहीं सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पॉइंट्स होते हैं जो आपको अलग लेवल पे लेके जाती है। उसके बाद डोंट्स की अगर हम बात करें, तो आपने ग्रुप डिस्कशन के दौरान एग्रेसिव नहीं होना, आर्ग्यू नहीं करना इस तरह से एग्रेसिवली। आप अपने ओपिनियंस आइडियाज़ तो एक्सचेंज करें, तो ग्रुप डिस्कशन है, ये फ़ाइट नहीं है। आपका ओपिनियन दूसरों से मुख्तलिफ हो सकता है, होना भी चाहिए, और अच्छी बात है अगर वो सॉलिड रीजंस पे आप उसको रिस्पेक्टफुल वे में डिलीवर करो। क्या ज़रूरत है अननेसेसरी एग्रेशन की। इसके अलावा आप
ग्रुप डिस्कशन को डोमिनेट ना करें, ठीक है, और कैंडिडेट्स को वो बोलने का मौका दिया करें। अब कुछ मिथ्स की बात करते हैं। कॉमन मिथ्स ये है मुझे जो देखने को मिली है कि सिफारिश होती है एचएसबी में। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपकी जो सिफारिश होती है वो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। या फिर चलो हम मान लेते हैं सिफारिश है, लेकिन एचएसबी ऐसे कैंडिडेट को भी नहीं छोड़ती जो वाकई में रिकमेंडेशन के काबिल हो, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को जहन से निकालें आप। एक मिथ ये भी है कि अमीर घराने के लोग रिकमेंड होते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, या उसमें एक और चीज़ भी है कि लोग कहते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर्स के बेटे रिकमेंड होते हैं या बेटियाँ। तो मेरे ग्रुप में एक लेफ्टिनेंट कर्नल का बेटा था और एक फुल कर्नल का बेटा, दोनों नॉट हो गए थे। कोई मुझे बता सकता है कि ये क्यों ऐसा हुआ? मेरा तो कोई मिलिट्री उसमें नहीं है, मिलिट्री में है ही नहीं हमारा कोई, दूर दूर तक ना, पूरे गांव में है। और हमारे बैच में एक आर्मी का सिपाही था, सर्विंग सोल्जर, वो रिकमेंड हो के अब ट्रेनिंग पे पीएमए में। तब बताएं मुझे कोई। मैंने कहा ना कि चलो मान लेते हैं कि सिफारिश है, लेकिन अगर कोई रिकमेंडेशन के काबिल हो उसको भी नहीं छोड़ा जाता इस तरह से, रिकमेंडेशन दे के उसको छोड़ते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा, और काइंडली अपने रिव्यूज़ भी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मैं आखिरी बात करना चाहूँगा वो ये कि अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस में और प्रॉपर एंड रिलायबल गाइडेंस में, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ये इंस्टाग्राम पेज है आशीष विद हमज़ा 155 के नाम से, और व्हाट्सएप पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को गाइड करूँगा पर्सनली। और आप लोगों को मैं हर टास्क इस तरह से गाइड करूँगा कि किसी भी टास्क का इंट्रोडक्शन क्या है, कंडक्ट प्रोसीजर उसका हो गया, टाइम लिमिट वगैरह जो भी है वो गाइड करूँगा, किस दिन कंडक्ट होता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मैं उस टास्क का पर्पज़ बताऊँगा आप लोगों को कि आईसीएसबी में बिलाखिर उस टास्क को रखा क्यों गया है। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कोई भी स्पेसिफिक सेलेक्टर किसी भी स्पेसिफिक टास्क में किसी कैंडिडेट में कौन सी क्वालिटीज़ देखना चाह रहा होता है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है। इसके अलावा उस टास्क के इंपॉर्टेंट डूज़ एंड डोंट्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं जो कि नॉट रिकमेंडेशन की वजह बनती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग किसी भी स्पेसिफिक टास्क को इफ़ेक्टिवली कैसे परफॉर्म कर सकते हो। इससे बढ़कर मैं आप लोगों के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करूँगा वो मैं एक प्रोफेशनल और वेल क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट से उसकी असेसमेंट करके दूंगा आप लोगों को, और वो साइकोलॉजिस्ट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होल्डर भी हैं। तो आप लोगों को सिर्फ सैक डायमेंशन की प्रिपरेशन नहीं बल्कि जीटीओ डायमेंशन और डिप्टी प्रेसिडेंट डायमेंशन की गाइडेंस भी दी जाएगी। सो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो काइंडली रीच आउट टू मी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले सेशंस पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।